मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। ये कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो चलिए आज के इस डीप टाइम में एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। बिल्कुल, होली। लेकिन आज के हमारे नोट्स और जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं ना, वो सिर्फ रंगों या पानी के गुब्बारों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो सिर्फ सतह की बात हो गई। सही कहा। आज का मकसद है इस त्योहार के पीछे के उस गहरे मनोविज्ञान और ऐतिहासिक संदर्भ को डिकोड करना। मतलब जो सामाजिक संदेश शायद हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी उन पर गहराई से विचार नहीं किया। एग्जैक्टली। अक्सर होता यह है कि जो चीजें हमारे सबसे करीब होती हैं, हम उनके असली अर्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और यही चीज इन नोट्स को इतना दिलचस्प बनाती है। अगर हम इन आर्टिकल्स पे गौर करें ना, तो ये एक ही त्योहार को 3 बिल्कुल अलग अलग लेंस से दिखाते हैं। एक पौराणिक या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक लेंस, एक गहरा सोशियोलॉजिकल यानी सामाजिक लेंस, और तीसरा प्रकृति और ऋतुओं के विज्ञान का लेंस। क्या बात है। हाँ, जब हम इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तब जाकर होली का असली स्ट्रक्चर समझ में आता है। ये सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सदियों से चला आ रहा एक कल्चरल मैकेनिज्म है। बिल्कुल सही कहा। और मजेदार बात यह है कि चाहे कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जिसे बिल्कुल सटीक फैक्ट्स चाहिए, या फिर बस कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी संस्कृति को करीब से जानना चाहता हो, आज की इस चर्चा में सभी के लिए कुछ न कुछ नया है। बहुत सारे आहा मोमेंट्स मिलने वाले हैं आज। तो चलिए सीधे उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबने अपनी दादी नानी से सुनी है, लेकिन आज इसे एक नए नजरिए से एनालाइज करेंगे। होलिका और प्रहलाद की कहानी। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप का नाम तो सब जानते ही हैं। हाँ, लेकिन हमारे आज के नोट्स इस कहानी को सिर्फ एक राक्षस और भगवान की लड़ाई नहीं मानते। नहीं, इन रिसर्च आर्टिकल्स में हिरण्यकश्यप को बहुत ही अलग तरीके से फ्रेम किया गया है। उसे सिर्फ एक विलन मत मानिए, उसे एक सिंबल मानिए। एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियनिज्म का। एग्जैक्टली। एक ऐसा तानाशाह जिसका अहंकार इस चरम पर है कि वो चाहता है समाज का हर व्यक्ति सिर्फ उसके विचारों को माने, सिर्फ उसी की पूजा करे। हाँ, वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जहां किसी भी तरह के विरोध या अलग विचार के लिए कोई जगह ही न हो। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है कि उसे बाहर के किसी राज्य से चुनौती मिली। उसे चुनौती मिली उसकी बिल्कुल कोर से। सही कहा, उसके अपने ही घर से, उसके अपने बेटे प्रहलाद से। और यही पॉइंट मुझे नोट्स पढ़ते हुए सबसे ज्यादा हिट किया। मतलब एक ऐसा राजा जिससे पूरी दुनिया कांपती है, जिसके पास असीमित ताकत है, उसे अपने ही बेटे का ब्रेन वॉश करने में फेल होना पड़ रहा है। जो एक अलग विचारधारा यानी भगवान विष्णु में अपना अटूट विश्वास रखता है। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप के लिए कोई धार्मिक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। उसका अपना खून उसकी सत्ता को रिजेक्ट कर रहा था। एकदम सही एनालिसिस है ये। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो सत्ता का सबसे क्रूर रूप दिखाता है, अपने ही बेटे को खत्म करने की कोशिश। हाँ, इन कथाओं में जो अलग अलग तरीके बताए गए हैं प्रहलाद को मारने के, जैसे पहाड़ों से फेंकना या हाथियों से कुचलवाना, बिल्कुल, वे दरअसल दिखाते हैं कि एक अहंकारी सिस्टम किसी भी तरह के वैचारिक विरोध को दबाने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन प्रहलाद का हर बार सुरक्षित बच जाना ये दर्शाता है कि जो चीज सच पर आधारित है, उसे सत्ता की फिजिकल ताकत से नहीं कुचला जा सकता। एक विचार को मारना इतना आसान नहीं होता। सही बात है। और फिर इस सारे स्ट्रगल के बीच एंट्री होती है होलिका की। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। हाँ। और जिसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जो आज की भाषा में कहें तो एक अल्टीमेट सुपर पावर थी। हाँ, आग में ना जलने की ताकत। बिल्कुल। राजा का मास्टर प्लान था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई आग में बैठेगी। लॉजिक ये था कि होलिका अपने इस फायर प्रूफ वरदान के कारण बच जाएगी। हाँ। और प्रहलाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो हम सबको पता है। हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स। पर हमारे नोट्स इस घटना को किस फिलॉसफिकल तरीके से डिकोड करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स एक बहुत ही शानदार पॉइंट उठाते हैं। होलिका का जल जाना और प्रहलाद का बच जाना सिर्फ एक जादुई चमत्कार नहीं है। तो क्या है? ये एक रूपक है, एक मेटाफर है जो बताता है कि शक्तियां या वरदान
चाहे वो आपका टैलेंट हो, आपका पैसा हो या आपकी राजनीतिक सत्ता हो। जब उनका इस्तेमाल गलत इरादे से किया जाता है। एग्जैक्टली जब वे किसी निर्दोष को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो शक्तियां खुद उसी इंसान को खत्म कर देती हैं। होलिका का वरदान उसके अहंकार और राजा के अंधे समर्थन के कारण पलट गया। आग ने उसे नहीं बख्शा जिसे अपनी शक्ति पर सबसे ज्यादा घमंड था, बल्कि उसे बचाया जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी सिवाय अपने विश्वास के। यानी होलिका दहन का जो आज का स्वरूप है, जहां लोग रात के समय चौराहे पर लकड़ियां जलाते हैं, वो असल में बुराई के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। ये सिर्फ लकड़ियां जलाने का अनुष्ठान नहीं है, ये समाज के लिए एक रिमाइंडर है कि बुराई कितनी भी पावरफुल क्यों ना लगे, उसका राख में बदलना तय है। इस बात को आपने बहुत सटीकता से पकड़ा है। होलिका दहन बेसिकली बुराई के डीकंस्ट्रक्शन का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। चलिए इसे समझते हैं। मुझे इन आर्टिकल्स में जो कंट्रास्ट दिखा वो सच में माइंड ब्लोइंग है। रंगों वाला कंट्रास्ट। हाँ, सोचिए होलिका दहन की वो रात कितनी उग्र, कितनी इंटेंस होती है। आग की लपटें, विनाश का प्रतीक। लेकिन अगली ही सुबह पूरा वाइब एकदम बदल जाता है। रात के उस भारी भरकम माहौल से निकलकर हम अचानक वृंदावन की रंगीन और चंचल गलियों में आ जाते हैं। राधा और कृष्ण के प्रसंग में। बिल्कुल, बुराई के विनाश से सीधा प्रेम और खुशी की तरफ। यही भारतीय त्योहारों की सबसे बड़ी खासियत है। हाँ। बाल कृष्ण की कहानी जो हम सब जानते हैं कि वो अपने सांवले रंग को लेकर थोड़े इनसिक्योर थे, खासकर राधा जी के गोरे रंग को देखकर। हाँ, अगर हम इसे साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही ह्यूमन सी इनसिक्योरिटी है। लेकिन माता यशोदा ने जो उपाय बताया वो बहुत गहरा था। हाँ, उन्होंने बालकृष्ण से ये नहीं कहा कि रंग से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने प्यार से सुझाव दिया कि वो जाकर राधा के चेहरे पर वही रंग लगा दें जो उन्हें पसंद है। सुनने में ये एक माँ का बहुत ही साधारण सा तरीका लगता है। हाँ। लेकिन असल में इसी छोटी सी प्यारी सी घटना ने रंग लगाने की इतनी बड़ी परंपरा को जन्म दे दिया। और ये कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल, इस पॉइंट पर थोड़ा और रुकते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स बताते हैं कि रंग लगाना दरअसल एक इक्वलाइजर है, सबको एक समान कर देने वाला टूल। हाँ, जब कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तो वहां कोई गोरा या सांवला नहीं रह गया। रंग ने उन दोनों के बीच के उस डिफरेंस को खत्म कर दिया। जब हम किसी के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं तो उसकी पहचान उस रंग के पीछे छिप जाती है। समाज में हर कोई एक जैसा दिखने लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो इसी कारण से होली केवल बुराई पर जीत का नहीं, बल्कि प्रेम और खुशी का त्योहार भी माना जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम इस सामाजिक पहलू को थोड़ा और गहराई से एनालाइज करें, तो हमारे आज के नोट्स में होली के सामाजिक और प्राकृतिक महत्व से जुड़े 4 बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बात की गई है। हाँ, इन 4 मुख्य बिंदुओं का गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला तो वही है जिसकी हमने अभी बात की, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का सीधा संदेश है कि बुराई कभी स्थायी रूप से नहीं जीत सकती। ये समाज को एक उम्मीद देता है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है आपसी प्रेम और भाईचारा। ये वाला पॉइंट पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये सच में सोसाइटी के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। कैसे? मतलब हमारे डेली रूटीन में न जाने कितने लोगों से छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। अब हर बात पर तो कोई फॉर्मल माफी नहीं मांग सकता। हाँ, ईगो बीच में आ जाता है। तो होली वो दिन मुकर्रर करता है जब लोग अपने पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। बिना कुछ कहे सिर्फ एक गुलाल लगाकर आप पुरानी हर कड़वाहट को मिटा सकते हैं। और ये कलेक्टिव मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें तीसरे पॉइंट की ओर ले जाता है, नई शुरुआत। एग्जैक्टली। ये त्योहार नई ऊर्जा, सकारात्मकता और खुशी लेकर आता है। इंसान एक ही तरह के रूटीन से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। होली का जो संगीत है, जो चटक रंग है, वो उस डलनेस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। एक सामूहिक खुशी का माहौल बनता है। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट प्रकृति से जुड़ा है, वसंत ऋतु का स्वागत। हाँ, आर्टिकल्स में इस पर बहुत जोर दिया गया है। होली का समय प्रकृति से भी जुड़ा है। ये वसंत ऋतु में आती है, जब मौसम बहुत सुहावना होता है, कड़ाके की सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां अभी आई नहीं है। ये वो ट्रांजिशन का फेज है। हाँ, पुराने सूखे पत्ते झड़ चुके होते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें आ रही होती हैं। तो इंसान जब बाहर निकलकर रंगों से खेलता है तो वह प्रकृति के उस बदलाव का हिस्सा बन जाता है। एक परफेक्ट सिंक है ये। बिल्कुल। तो ये जो प्रकृति के साथ सिंक होने की बात है, इसी से तय होता है कि होली कब और कैसे मनाई जाती है। सही कहा। नोट्स के मुताबिक ये त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाँ, और इस 2 दिवसीय ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। डे 1 और डे 2। बिल्कुल। डे 1 यानी रात के समय होली का दहन, आग जलाना। ये एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है।
जहां समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी उस आग में डाल देते हैं। और जब मन बिल्कुल हल्का हो जाता है तब आता है डे 2, रंगों वाली होली, जिसका इंतजार हर किसी को होता है। बिल्कुल। इस दिन लोग रंग, गुलाल और पानी से खेलते हैं, विशेष मिठाई यानी गुजिया खाते हैं, नाच गाना करते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलते हैं। गुजिया या मिठाइयाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये सोशल गैदरिंग को प्रमोट करने के बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, साथ बैठकर खाते हैं। ये हमें आइसोलेशन से बाहर निकालकर कम्युनिटी का हिस्सा बनाता है। ये बात तो एकदम सही है। अच्छा, इन सारी बातों के बीच हमें उन छात्रों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सारांश देना जरूरी है। बिल्कुल। अगर स्रोत में दी गई शिक्षाओं का सारांश दें तो 4 मुख्य लेसन सामने आते हैं। पहला, बुराई का अंत निश्चित है। दूसरा, भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। तीसरा, समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और चौथा, जीवन में खुशी तथा सकारात्मकता बेहद जरूरी है। और अगर परीक्षा के लिए एक सटीक छोटा उत्तर चाहिए तो स्रोत में दिया गया उत्तर कुछ इस प्रकार है। जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान दें। बिल्कुल। होली भारत का प्रमुख त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा है। इस दिन लोग रंग खेलते हैं और आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। एकदम परफेक्ट समरी है ये। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो स्रोत के संदेश पर ही आधारित है। क्या विचार है? अगर होली का मुख्य उद्देश्य पुराने झगड़ों को भूलकर गले मिलना है, तो क्या हमें इस क्षमा और प्रेम के रंग को साल में केवल एक दिन तक ही सीमित रखना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। या फिर इसे अपने रोजमर्रा के जीवन और आज के डिजिटल युग के तनावपूर्ण माहौल में भी हमेशा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए? क्या बात है, बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक सवाल है ये। रंग तो धुल जाएंगे, लेकिन जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड है वो हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। इन जानी पहचानी कहानियों के पीछे छिपे इन गहरे अर्थों को एक्सप्लोर करना सच में एक कमाल का अनुभव रहा। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। और हमारा एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।